आप लोग Assalamualaikum everyone. I'm Dr. Osama. I'm basically a fellow in pain medicine at AKU. I did my graduation from Rawalpindi Medical College, and then later I joined the residency here in AKU, and now I'm a fellow in pain medicine at AKU. So I इस प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट इस तरीके से रखा है मैंने कि टू कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ओनली बिकॉज एज पर मॉड्यूल जो कि मुझसे शेयर किया गया था उसमें आपके मुख्तलिफ डायनामिक्स और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हर डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी में और पेन मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग में इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ उन्हीं को फोकस किया मैंने. So I have basically no conflict of interest and no disclosures to make except for कि डॉक्टर आसमा को मुझे थैंक्स करना कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं आप सबको के साथ ये नॉलेज शेयर कर सकूं. Thank you, Dr. Osama. Dr. Furqan, Amir Furqan, thank you so very much. This is Dr. Asma Abdul Salam. और ये जो बाकी जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही जो स्पेशली जो रेजिडेंट्स हैं जिनको आगे एग्ज़ाम देना है या जो लोग अभी आगे किसी भी किस्म की ट्रेनिंग के प्रोग्राम में हैं, तो दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल, क्योंकि जो पेन मैनेजमेंट है वो आई बिलीव के थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड फील्ड तो है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एनेस्थेटिस्ट की. तो जो अब एग्जाम में भी जब क्वेश्चंस आते हैं जो कि ट्रेनीज से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें कुछ लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन. डिस्पाइट के रट्टे सब लोग लगा लेते हैं, बुक से सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग में कमी रह जाती है या जो थोड़ी इश्यूज हो जाते हैं. तो आई एम श्योर कि विद दिस मॉड्यूल जो 7 सेशंस हैं जो हमने डिज़ाइन किए हैं, और डॉक्टर आमिर भी इस चीज़ को एग्री कर रहे ने किया इस चीज़ से एग्री कि विद हिज कंसेंट के ये जो हमने सारे टॉपिक्स चूज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, ये रिलेटेड टू एग्जाम भी हैं और रिलेटेड टू डेली जो आप लोग की प्रैक्टिस में है उसमें भी आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे, और जो क्वेरीज होंगी उसको भी हेल्प आउट करेंगे, ताकि हर लेवल के, चाहे बेसिक लेवल हो चाहे वो आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो सीनियर लेवल के भी होंगे, तो वो उनमें भी हेल्प आउट करेंगे. तो with this and I would request Dr. Osama to please start his presentation. All right, thank you. So just for the brainstorming audience यहाँ पर हैं, if they would like to interact it would be good. Otherwise सिर्फ brainstorming के लिए मैंने कुछ questions आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं to let you know कि basically perspective क्या है और dynamics क्या है. So books अक्सर लोग पढ़ते रहते हैं और कुछ चीज़ें तो कॉमन हैं उनको मैंने टच नहीं किया, लेकिन जो थोड़ी सी अनयूजुअल हैं और जिनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है तो उनको मैंने मेंशन किया है यहाँ पे. अक्सर सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के बारे में काफ़ी लिटरेचर लिखा होता है, तो इफ एनीबडी कुड टेल कि सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा क्या है. दूसरा कि बेसिकली ये एक बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट है कि सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पाथवे है. तो अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, बिकॉज ये प्राइम न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि सिंपैथेटिक मीडिएटेड पेन में भी इन्वॉल्व होता है. मुख्तलिफ IASP की टर्म्स हैं जो कि IASP की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, और कुछ बुक्स के अंदर टेबल्स या किसी भी टेक्स्ट के अंदर ये रिपोर्टेड होते हैं मुख्तलिफ टर्म्स. तो व्हाट इज़ नोसिप्लास्टिक पेन. फिर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है पेन मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग में, मोर ऑफ रिलेटेड टू द क्रॉनिक पेन विच इज़ द पेन मैट्रिक्स. कि व्हाट इज़ द पेन मैट्रिक्स, पेन मैट्रिक्स क्या चीज़ है. इसी तरीके से एक ऑल्दो प्लेसिबो एनाल्जेसिया के बारे में लिटरेचर तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव असेसमेंट नहीं देता और इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है, लेकिन अदर देन एनाल्जेसिया के लिटरेचर में
कहीं कहीं पे प्लेसिबो कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, प्लेसिबो एनाल्जेसिया कभी कहा जाता है, तो क्या वाकई इसकी कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग या कोई बेसिक पैथोफिजियोलॉजिक मैकेनिज्म है या नहीं, और इज इट रियली हेल्पिंग और नॉट। फिर कि बेसिकली एक नॉवल कुछ रेयर डिजीजेस भी हैं जो कि अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं, लाइक कॉन्जेनिटल एनाल्जेसिया के बारे में कभी किताबों में, कभी अखबारों में या मुख्तलिफ जगहों पे कहा जाता है कि समबडी बॉर्न विद कॉन्जेनिटल एनाल्जेसिया, तो उसकी कोई फिजियोलॉजिक एक्सप्लेनेशन है या नहीं। सो इट वाज जस्ट स्टार्ट फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग। टू बिगिन विद, सारे लिटरेचर में हमेशा पेन की डेफिनेशन से स्टार्ट किया जाता है। डेफिनेशन को बेसिकली यहाँ पे कोट करने का मकसद ये है टू अंडरलाइन दी basic concepts involved in the pain understanding. So ISP defines basically pain as the unpleasant sensory and emotional experience that is associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. तो अगर आप इसके एक एक लफ्ज को गौर करते जाएं तो आपको एक इसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी पता चलती है, जैसे एक अनप्लेजेंट जो कि इमोशन रिलेटेड है, फिर सेंसरी है जो कि ऑल्दो वी ऑल नो कि एक सेंसरी डिस्क्रिमिनेटिव एस्पेक्ट आता है हर पेन के हवाले से, साथ में उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई इमोशनल अटैचमेंट भी होती है, इमोशन में भी गुड और बैड, दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। यानी पेन हमेशा कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर एक बंदे को कोई चोट लगती है तो इट इज़ बेसिकली अ वार्निंग साइन फॉर हिम कि वो उस स्टिमुलस से अपने आप को विड्रॉ करे, और डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज जो कि कई बार एक्सप्लेनेबल होता है और कभी कभार एक्सप्लेनेबल नहीं होता। बिफोर गोइंग इनटू दी थॉरो डिटेल्स ऑफ द पेन, कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मेंशन करना ज़रूरी है, लाइक नोसिसेप्शन की टर्म को बताना ज़रूरी है कि नोसिसेप्शन इज बेसिकली द फिजियोलॉजिक प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन द न्यूरल पाथवेज जो कि ट्रिगर होता है बाय एनी स्टिमुलाई दैट इज डैमेजिंग टू टिश्यू। सो नोसिसेप्शन कंप्लीट एक फिजियोलॉजिक प्रोसेस है जिसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज। इसी तरीके से क्रॉनिक पेन के साथ एक सफरिंग एसोसिएटेड होती है। तो सफरिंग एक फैक्टर से नहीं मिलके बनती बल्कि मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स होते हैं। अगर एक पेशेंट है जिसको इवन एक लो बैक पेन हो जाती है तो उसके बाद उसका चलना फिरना खत्म हो जाता है, विच मीन्स कि देयर इज लॉस ऑफ फिजिकल फंक्शन, वो घर तक या अपने बेड तक महदूद होकर रह जाता है। उसकी वजह से सोशल आइसोलेशन में चला जाता है, सोशल गैदरिंग उसकी कम हो जाती है, लोगों को अवॉइड करेगा बिकॉज बाहर निकलने पे या किसी भी ट्रिगरिंग फैक्टर से उसको पेन वापस आती है, तो नोबडी वांट्स दैट एक्सपीरियंस। उसको देखते हुए उसके फैमिली डिस्ट्रेस्ड होती है, उसके घर वाले होते हैं डिस्ट्रेस्ड होते हैं, और फिर साथ में एक स्पिरिचुअल लॉस, ये सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी आती है। ये वही सिम्टम्स हैं, अगर आप इसको कोरिलेट करें डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ, के लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन, तो सेम फीलिंग इसके साथ भी आना शुरू होती है। ये एक बेसिकली डायग्राम है। एक बंदा है जिसने अपना पैर पकड़ा हुआ है और एक पूरा एक प्रोसेस या पाथवे इसमें डिपिक्ट किया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल उसको पैर में कोई कील या कोई भी चोट लगती है तो फिर वो उसको पकड़े हुए है और एक पूरा न्यूरल पाथवे एक्टिवेट है, और साथ में आप इसके अगर इमोशंस को देखें कि उसके चेहरे पे कैसे इमोशंस आपको नजर आ रहे हैं, तो इट बेसिकली टेल्स यू अ स्टोरी। और बेसिकली एक पूरा मैकेनिज्म या कैस्केड इन्वॉल्व होता है न्यूरल पाथवे का, जिसको हम आगे अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। So basically, four physiologic processes are involved that are basically said as transduction, transmission, modulation, and perception. इसी को फिर हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसडक्शन बेसिकली क्या है। तो ट्रांसडक्शन बेसिकली अकर्स एट द लेवल ऑफ टिश्यूज, कि जब भी कोई पेनफुल स्टिमुलस होता है तो फिर एक नोसिसेप्टर्स या कोई भी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पेरिफेरल टिश्यूज में एक्टिवेट होते हैं, और ये बेसिकली फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं नर्व फाइबर्स के, और एक फ्री नर्व एंडिंग जब स्टिमुलेट होती है तो उसके पीछे एक पूरा कैस्केड ऑफ इवेंट इन्वॉल्व है, कि यानी एक एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन में जनरेट होता है। और आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल मुख्तलिफ जनरेट होते रहते हैं, लेकिन एक सुप्रा थ्रेशोल्ड लेवल पर जब वो आता है कि यानी वोल्टेज लेवल इतना बढ़ जाए उसमें कि वो सुप्रा थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करे, तो फिर सिग्नल प्रोपेगेट करता है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑल द वे टू द स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। तो ये बेसिकली ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है।
फिर सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसमिशन, यानी नोसिसेप्टर या पेरिफेरल टिश्यू के अंदर एक इंसल्ट तो हो गई है, लेकिन अब उसके बाद वो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर ब्रेन तक कैसे जाएगा कि बंदे को एक्सपीरियंस हो पेन का। तो तीन न्यूरॉन्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। इनको टर्म के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बेसिकली साइनेप्स करते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ, और इनकी सेल बॉडी होती है डॉर्सल रूट गैंग्लिया में, और एक्सॉन इनका ऑल द वे ट्रेवल कर रहा होता है पेरिफेरल बॉडी में। और ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सिनेप्स करते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ, जिनकी सेल बॉडी डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है, और ये प्रोजेक्ट करते हैं थैलेमस में, ब्रेन स्टेम और डायनसेफलॉन में। और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आ जाते हैं जो कि ब्रेन स्टेम और डायनसेफलॉन से प्रोजेक्ट करते हैं टू वेरियस कॉर्टिकल साइट्स। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। अब तीसरा स्टेप होता है जो कि मॉड्यूलेशन का स्टेप है। ये चौथे स्टेप के बाद भी हो सकता है, लेकिन कन्वेंशनली इसको थर्ड स्टेप पे बताया जाता है, बिकॉज कई मरतबा पेन की जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस करने के लिए मॉड्यूलेशन के प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। तो इट इज बेसिकली डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर बाय न्यूरल एक्टिविटी मे बी अल्टर्ड अलोंग द पेन ट्रांसमिशन पाथवे। असेंडिंग पाथवे में भी ये यूटिलाइज हो सकता है, और डिसेंडिंग पाथवे में भी यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिसेंडिंग पाथवे में रखी जाती है। तो मेजर साइट जो कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पे मॉड्यूलेशन होती है, दैट इज द डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इट यूजुअली रिजल्ट्स इन लेस एक्टिविटी इन पेन ट्रांसमिशन पाथवे आफ्टर नॉक्सियस स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, अब ये मॉड्यूलेशन अच्छी तरह की भी हो सकती है, गुड और बैड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस इंड्यूस्ड एनाल्जेसिया। अब स्ट्रेस इंड्यूस्ड एनाल्जेसिया के बारे में कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है जिसको कोई प्रीवियस बैड एक्सपीरियंस हुआ है, या उसको कोई उसके साथ कोई फिजिकल अब्यूज है, या कोई भी उसका प्रीवियस कोई किसी भी तरह का इमोशनली या फिजिकली बैड एक्सपीरियंस है, तो उसकी वजह से उसकी मॉड्यूलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। स्ट्रेस के अंदर कहा जाता है कि कुछ स्टडीज ऐसी की गई कि जिनमें पेशेंट्स को जब स्ट्रेस था तो उनको जब नॉक्सियस स्टिमुलस दिया गया तो उनको पेन कम फील हुआ। तो इसके लिए बेसिकली तीन फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं कि एज या जेंडर या प्रायर एक्सपीरियंस उसका कैसा था। इसी तरीके से कि इट कैन आल्सो रिजल्ट इन एन एनहांसमेंट ऑफ पेन सिग्नलिंग। कुछ पेशेंट्स में पेन रिस्पॉन्स बहुत ही एग्जैजरेटेड होता है, तो ये भी मॉड्यूलेशन से रिलेटेड एक मैकेनिज्म है। फिर फोर्थ स्टेप इज द परसेप्शन। इट इज बेसिकली द सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ पेन that is due to activation of primary and secondary somatosensory cortex as well as limbic cortex. Somatosensory cortex basically discriminative aspects को देख रहा होता है, और limbic cortex is involved with the emotional component of the pain. अब यही जो चार प्रोसेसेस मैंने आपको बताए थे, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन और परसेप्शन, इसको हम माइक्रो लेवल पे जाके देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो जैसे मैंने आप सबको बताया कि नोसिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो नोसिसेप्टर्स बेसिकली फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, और इनको भी हम डिफरेंट हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल्स दैट दे एक्सप्रेस ऑन देयर सेल सरफेस। यानी जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी बेसिस पे इनको क्लासिफाई मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकता है। इसी तरीके से द मॉलिक्यूल्स दैट दे स्टोर एंड रिलीज, जैसे मुख्तलिफ पेप्टाइड या नॉन पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स ये स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली एंजाइम्स की बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि नन ऑफ द सेल मार्कर्स इज कम्प्लीटली स्पेसिफिक फॉर अ पेरिफेरल टारगेट और टिश्यू इनर्वेटेड। यानी अगर हमें ये पता चल जाता है कि कोई सेल मार्कर किसी सेल के लिए स्पेसिफिक है, तो हम उसी टाइप की कोई ड्रग बनाते और वो उसी स्पेसिफिक पैथोलॉजी में देते, तो मरीज की नोसिसेप्शन एट द लेवल ऑफ ट्रांसडक्शन और या बेसिकली पेरिफेरल लेवल पे ही हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ऐसा डिस्कवर नहीं हो सका। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि जितने भी विसरल अफरेंट्स हैं, यानी जो विसरा हैं, उन सब के मॉलिक्यूल्स पेप्टाइडर्जिक है, यानी प्रोटीन रिलेटेड ही हैं वो। फिर the purpose of exam या for the purpose of description at the post graduate level, दो टाइप्स के नोसिसेप्टर्स कहे जा सकते हैं। नंबर वन इज दी हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर, जो कि मैकेनिकल डिफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, और दूसरे
मोडल रिसेप्टर्स हैं जो कि वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई जैसे कोल्ड या मैकेनिकल भी और केमिकल रिसेप्टर केमिकल स्टिमुलाई को भी इंटरप्रेट करवा सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं और प्रोपगेशन होनी ऑल द वे टू दी स्पाइनल कॉर्ड, तो न्यूरॉन का बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज बाय द एक्शन एंड एक्टिवेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ द इम्पल्स, and neurons are basically lined by the sodium channels for their functioning, और different types के isoforms on the basis of the genetics isolate किए गए हैं that are broadly classified as tetrodotoxin sensitive and tetrodotoxin insensitive। ये basic इनकी classification है sodium channels की। टेट्रोडोटॉक्सिन बेसिकली सोडियम चैनल ब्लॉकर है और उसके रिस्पॉन्स की बेस पे इनको हम क्लासिफाई करते हैं। फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज या सब ग्रुप्स बनाए गए, जैसे सोडियम 1.1 to 1.9 का ज़्यादा रोल है इन पेन, तो उसको फिर फर्दर स्टडी किया गया जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अगर SCN9A जीन की होती है तो इसकी वजह से कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन जिसे CIP कहा जाता है, और साथ में एनोस्मिया हो सकता है बिकॉज एक जगह पर अगर सोडियम चैनल की म्यूटेशन होती है तो इट इज़ लाइकली टू एक्ट एट द अदर साइड्स एज वेल। मल्टी सिस्टेमिक होता है तो उसमें पेरिफेरी से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन इस फिनोमेना की वजह से। सिमिलरली अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, यानी एक काम को उसने एनहांस कर दिया, यानी मोर इफेक्ट अगर आ रहा है, तो इट कैन लीड टू सिवियर पेन एपिसोड्स। फॉर एग्जांपल एक रेयर डिजीज के अंदर है इनहेरिटेड एरिथ्रोमेलाल्जिया, या एक और डिजीज है एक्सट्रीम पैरोक्सिस्मल पेन डिसऑर्डर, उसमें गेन ऑफ फंक्शन इन सोडियम चैनल्स का हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड पेन फील होता है। अब प्राइमरी अफरेंट्स को बेस्ड ऑन देयर माइलिनेशन और बेस्ड ऑन द साइज ऑफ न्यूरॉन क्लासिफाई किया जाता है बेसिकली इनटू टू कैटेगरीज, ए और सी। ए के फिर डिफरेंट सब टाइप्स हैं, ए अल्फा, बीटा, डेल्टा और सी फाइबर्स हैं। सी फाइबर्स बेसिकली नॉन माइलिनेटेड हैं, वेयर एज ए फाइबर्स आर दी माइलिनेटेड वंस। और इनमें से सबसे बड़े जो ए फाइबर्स के अंदर हैं वो बीटा फाइबर्स हैं, और ये वही फाइबर्स हैं जो कि पेन और टेम्परेचर को कंडक्ट करते हैं, जबकि सी फाइबर्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन दी पेन और टेम्परेचर, जबकि ये मोर इंक्लाइंड टुवर्ड दी वार्म टेम्परेचर, और यही न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं इच फिनोमेना के अंदर। अब अगर हम मज़ीद आगे चलें कि ये न्यूरॉन्स जो कि मैंने आपको बताया कि ए डेल्टा, ए बीटा, ए अल्फा और सी फाइबर्स हैं, इन सब की स्पेसिफिसिटी है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। कोई पेन और टेम्परेचर को लेके जा रहा है और कोई कोल्ड को लेके जा रहा है, कोई वार्म को लेके जा रहा है, तो इससे मुख्तलिफ पेन की एक सेंसेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंटेड चीज लगती है तो एक तो फॉरेन से सेंसेशन आती है जिससे रिफ्लेक्स आर्क एक्टिवेट होता है, और एक आती है कि वो आपने वो कांटा या वो कोई भी चीज पॉइंटेड चीज अपने हाथ से निकाल दी, लेकिन स्टिल आपको एक वहां पे एक बर्निंग सी रहती है। तो ये किस वजह से है? इसको बेसिकली फर्स्ट और सेकंड पेन फिनोमेना कहा जाता है। तो बेसिकली फर्स्ट पेन इज ड्यू टू दी ए डेल्टा फाइबर्स जो कि शार्प होती है, इंटेंस होती है और इसके साथ टिंगलिंग सेंसेशन एसोसिएटेड है, जबकि सेकंड पेन है इज बिकॉज ऑफ द सी फाइबर्स जो कि प्रोलॉन्ग्ड होती है और इसमें बर्निंग सेंसेशन इन्वॉल्व होती है, और कभी कभार इन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है। और अक्सर जब इनोकुअस स्टिमुलस आता है तो मेजॉरिटी केसेस में इन दोनों पेन्स की कॉम्बिनेशन होती है। फर्स्ट पेन तो खत्म हो जाता है लेकिन सेकंड पेन परसिस्ट करता है। इसी तरीके से इन्हीं न्यूरॉन्स के प्रॉपर्टीज की बेसिस पे पेशेंट्स को हाइपर एल्जीजियाज भी होते हैं, which basically occurs as a result of sensitivity of nociceptors to stimuli जितनी भी है that is not fixed but can change considerably under pathologic conditions. For example, जैसे अगर किसी जगह में एक इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे मौजूद जितने भी नोसिसेप्टर्स हैं उनकी एक्टिवेशन हो जाती है और उनका रिस्पॉन्स बढ़ जाता है टू द सुप्राथ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। इसको प्राइमरी हाइपरएल्जीजिया कहते हैं। सिमिलरली इंक्रीज्ड पेन रिस्पॉन्सेज में आल्सो बी
from the surrounding area. This is called secondary hyperalgesia और इसमें ज़्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एसोसिएशन होती है सेकेंडरी हाइपरएल्जीजिया में। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल दे कैन बी नोसिसेप्टिव स्पेसिफिक, इसी तरीके से दे आर क्लासिफाइड एज वाइड डायनामिक रेंज न्यूरॉन्स और लो थ्रेशोल्ड न्यूरॉन्स भी हैं। एक तो जैसे नाम से जाहिर है कि नोसिसेप्टिव स्पेसिफिक यानी सिर्फ पेनफुल स्टिमुलस को लेके जाएंगे, इसी तरीके से वाइड डायनामिक रेंज है जिसका स्पेक्ट्रम सिर्फ नोसिसेप्शन से नहीं है बल्कि साथ में प्रोप्रियोसेप्शन और बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी है। इसी तरीके से फिर तीसरी सब कैटेगरी लो थ्रेशोल्ड न्यूरॉन्स हैं। अब ये जो मैंने आपको स्लाइड में जैसे कि एविडेंट है लेमिनी 2, 3 और लेमिनी 5, 6 हैं। ये लेमिनी क्या है इनको फिर मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये अक्सर अप्लाइड फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी आ जाता है कि वाइड डायनामिक रेंज न्यूरॉन्स और नोसिसेप्टिव स्पेसिफिक न्यूरॉन्स ये बेसिकली मिड लाइन को क्रॉस करते हैं। ये अभी ये आपको थोड़ी सी डायग्राम यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, तो जैसे ये रिसेप्टर से ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे गई, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर के साथ सिनेप्स हुआ और फिर यहाँ पे एंटीरोलेटरल कॉलम के अंदर इसने क्रॉस कर दिया टू दी ऑपोजिट साइड। तो यहाँ की अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड की कोई लीजन थी तो वो राइट साइड पे तो इंटरप्रेट होगी, लेकिन अगर राइट साइड की लीजन आती है तो उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल किसी भी लेवल पे इंटरप्शन आती है तो वो फिर हो सकता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन ना हो सके बिकॉज जो कॉलम ऑफ कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो गया। तो स्पाइनल मॉड्यूलेशन जो कि थर्ड बेसिक स्टेप था इन्वॉल्व इन दी पेन सेंसेशन। स्पाइनल मॉड्यूलेशन बेसिकली occurs because capacity for transmission in the nociceptive system is changed, or it shows the neuronal plasticity. And after every noxious stimulus of a sufficient intensity and duration, such as surgical incision, the coding of pain signaling neurons for a given stimulus may be increased. यानी इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी नॉक्शियस स्टिमुलस है, जैसे आपने पेशेंट को सर्जरी के लिए हवाले किया हुआ जनरल एनेस्थीसिया में, तो इट इज़ बेटर कि आप उसको जो एंटी नोसिसेप्टिव ड्रग्स हैं वो सर्जिकल इंसिजन देने से पहले दे दें उसको, ताकि उसका ऑनसेट हो जाए। क्योंकि आफ्टर जब उसको इंसिजन लगता है और आपने उस टाइम तक एनाल्जेसिक एजेंट अपना नहीं दिया था तो इट कैन इंड्यूस चेंजेस एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ से सेंट्रल सेंसिटाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और अगर आप मरीज को ड्रग सर्जिकल इंसिजन से पहले दे देते हैं तो इट इज़ लाइकली कि आप स्पाइनल मॉड्यूलेशन को नेगेटिविटी में जाने से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली एन अंडरलाइंग मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया। इसी तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट्स जबकि न्यूरोनल पाथवे के ऊपर की गई तो वाइंड अप फिनोमेना देखा गया कि रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ सी फाइबर्स अगर की जाए तो इट रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिस्चार्जेस इवोक्ड बाय ईच सिग्नल। यानी जस्ट लाइक ये एक पेंडुलम इफेक्ट आ जाता है कि अगर आपने एक न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया है तो उसके बाद वो it continues to be sending impulses all the way upwards. सिर्फ इसमें नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स का रोल नहीं है बल्कि जो एसोसिएटेड एक्सेसरी न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर टर्म्ड एज ग्लायल सेल्स, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल इन्वॉल्व है। जैसे माइक्रोग्लिया या एस्ट्रोसाइट्स आर एक्टिवेटेड इन डिफरेंट साइट्स आफ्टर इन्फ्लेमेशन या क्रोनिक ओपियोइड थेरेपी में भी एक्टिव हो जाते हैं, जिस तरह से ये मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज करते हैं लाइक साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और ग्रोथ फैक्टर्स जो कि न्यूरॉन के फंक्शन को अल्टर करते हैं। इसके एक एग्जांपल है जैसे एक्टिवेटेड माइक्रोग्लिया रिलीज ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर व्हिच लीड्स टू डाउन रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम कोरिसेप्टर्स इन लेमिना 1 न्यूरॉन्स। लेमिना 1 न्यूरॉन्स जस्ट फॉर द रिकॉल जो कि डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थी। As a consequence, a shift in transmembrane anion gradient can occur such that normally inhibitory input becomes excitatory. यानी जो डिसेंडिंग पाथवे ऊपर से ब्रेन से आ रहा है वो जो कि नॉर्मली इनहिबिट कर रहा था वो उसका पैराडॉक्सिकल इफेक्ट आ जाता है, वो एक्साइटेटरी फिनोमेना में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ ट्रैक्स जैसे मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेशन और परसेप्शन तक हम चले गए।
ट्रैक्स, एक तो असेंडिंग ट्रैक्स हैं जो कि और ऊपर तक जा रहे हैं फ्रॉम पेरिफेरी टू दी ब्रेन, और दूसरे डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं जो कि पेन को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उसी को एक्सप्लेन करिए ये स्लाइड। तो डिसेंडिंग ट्रैक्स में बेसिकली दो की एरियाज इन्वॉल्व हैं जो कि पेरी एक्वाडक्टल ग्रे और न्यूक्लियस राफे मैग्नस हैं, और इसमें दो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। ये इसका काम बेसिकली मॉड्यूलेशन ऑफ पेन है, और असेंडिंग ट्रैक्ट का काम बेसिकली प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स है ऑल द वे टू दी ब्रेन फ्रॉम दी पेरिफेरी। असेंडिंग ट्रैक्ट को फर्दर हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेटरल ट्रैक्ट जिसका एक कॉमन नेम इज द नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, और दूसरा इज द मीडियल ट्रैक्ट जिसको पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कहते हैं। इसके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसे जहन में रखें कि नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट या लेटरल ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व इन द सेंसरी डिस्क्रिमिनेटिव एस्पेक्ट ऑफ पेन, जबकि जो मीडियल ट्रैक्ट है या जिसे पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है दैट इज इन्वॉल्व इन ऑटोनॉमिक और इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द पेन, और जो स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट है दैट इज इन्वॉल्व इन द परसेप्शन ऑफ डिफ्यूज एंड इमोशनली डिस्टर्बिंग पेन। जैसे हर सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, पेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनके स्पेसिफिक केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, दे आर ऑल बेसिकली अमाइनो एसिड और प्रोटीन रिलेटेड, वेदर नॉरएड्रेनालिन है या एंडोजेनस ओपियोइड्स हैं, ओपियोइड पेप्टाइड्स हैं या नॉन ओपियोइड पेप्टाइड्स भी हैं, जिसमें सब्सटेंस पी और कोलिसिस्टोकाइनिन के हवाले से खासतौर पे मुख्तलिफ जगहों पर मेंशन किया जाता है। इसी तरीके से एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड्स हैं और इनहिबिटरी अमाइनो एसिड्स भी हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि की एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड्स दो हैं इनमें, एक है ग्लूटामेट और दूसरा एस्पार्टेट है, जबकि इसी तरीके से चार टाइप्स ऑफ जो कि एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड्स जिनकी सिग्निफिकेंस है पेन के अंदर वो हैं एनएमडीए और एएमपीए, इसी तरीके से केनाइट और मेटाबोट्रोपिक अमाइनो एसिड है। और सब्सटेंस पी का मैंने आपको बताया कि ये की नॉन ओपियोइड पेप्टाइड है जो कि इस सोमेटोसेंसरी सिस्टम की पाथवे में इन्वॉल्व है। इसके अलावा इन्हीं केमिकल्स की बेसिस पे मुख्तलिफ नॉवल टारगेट्स बताए गए हैं या डेवलप किए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट, जैसे एडेनोसिन और एसिटाइलकोलिन की हवाले से मुख्तलिफ ड्रग्स इन ट्रायल हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ सोडियम चैनल सब टाइप्स के ऊपर काम हो रहा है, और कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के ऊपर भी काम हो रहा है फॉर कंट्रोलिंग द पेन एट द पेरिफेरी एज वेल एज एट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेवल। मुख्तलिफ टाइप्स के पेन हैं, जैसे विसरल पेन या सोमेटिक पेन है। तो विसरल पेन का थोड़ा सा डिफरेंस है सोमेटिक पेन के साथ। विसरल पेन इज यूजुअली पुअरली लोकलाइज्ड, और इसका रीज़न ये है कि विसरा के ऊपर जो नोसिसेप्टर्स हैं उनकी डेंसिटी पर यूनिट एरिया के ऊपर लो है। सेकेंडली, कॉर्टिकल एरियाज के अंदर अगर आप होमनक्यूलस को एग्जामिन करें, होमनक्यूलस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल ऑफ दी सोमेटिक आपकी बॉडी का एट द लेवल ऑफ द कॉर्टेक्स। तो उसमें जो विसरल एरियाज की कॉर्टिकल मैपिंग है वो उसका एरिया इन द ब्रेन इज लेस एज कंपेयर टू दी सोमेटिक एरियाज। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये यूजुअली ट्रैवल करते हैं अलॉन्ग विद द ऑटोनॉमिक अफरेंट्स। एक और कॉन्सेप्ट इनके साथ जो कि एनाटॉमिकली रिलेटेड है दैट इज द रेफर्ड पेन, यानी पेन आपको किसी विसरा में फील होता है लेकिन आपको साथ में वो किसी सोमेटिक स्ट्रक्चर्स के साथ भी आपको उसके साथ एसोसिएशन होती है। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ द सोमेटिक पाथवे along with the visceral pain pathway in the ascending tract of the spinal cord। ये ज़रूरी नहीं कि आपको साथ में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के साथ ही हो, जैसे फॉर एग्जांपल डायफ्राम की पेन आपको शोल्डर के अंदर फील होती है, रादर विसरा अगर क्लोजली कम्युनिकेटेड है तो उसकी पेन भी फील हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लैडर का पेन है तो वो S2-3-4 डर्मेटोम्स की एसोसिएशन की वजह से पेरिएनल एरिया की भी वही सप्लाई आती है, तो वहाँ पे भी फील हो सकता है। अब न्यूरोपैथिक पेन, क्रॉनिक पेन के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे आप पढ़ेंगे जिसकी बेसिक अंडरलाइंग कॉजेज
the abnormal lesion or dysfunction of the nervous system. ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस पेन होता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा कि कहीं पे आपको इन्फ्लेमेशन मिले, जैसे कि किसी सोमैटिक पेन के लिए मिल सकती है। रादर किसी भी इनोकुअस स्टिमुलाई के बगैर भी ये हो सकता है। इसका कैरेक्टर बेसिकली बर्निंग या टिंगलिंग या शूटिंग, स्टैबिंग या नमनेस टाइप का होता है, एंड इट रिजल्ट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोक पेन्स लाइक एलोडाइनिया, हाइपरएल्जीज या हाइपरपेथिया। ये बेसिकली अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस हैं जो कि आईएसपी ने डिस्क्राइब किए हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। एक important concept is about the neuroplasticity. So basically plasticity is defined as ability of a structure weak enough to change by an external stimulus, however strong not enough not to mold at once. अब यही कॉन्सेप्ट अगर ब्रेन पर आ जाए तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड स्टिमुलस। अगर एक पेशेंट क्रॉनिक पेन का एक्सपीरियंस करता है, रिपीटेड पेन किसी भी वजह से, तो उसके ब्रेन के अंदर नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिक चेंजेस बट एज वेल एज फिजियोलॉजिक चेंजेस कैन अकर। फिजियोलॉजिक चेंजेस को कैरेक्टराइज करना डिफिकल्ट है, लेकिन मॉर्फोलॉजिक चेंजेस को भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्रॉनिक पेन के पेशेंट का आप सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि उनका ब्रेन का साइज किसी स्पेसिफिक एरिया का साइज एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल इंडिविजुअल, उसकी साइज कम हो सकता है। इसी तरीके से फंक्शनल एमआरआई स्टडीज के अंदर देखा गया है कि मुख्तलिफ एरियाज के अंदर एग्जैजरेटेड मेटाबॉलिज्म देखी गई है एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक पेन। ये फैंटम लिम्ब पेन के अंदर और सीआरपीएस के अंदर मुख्तलिफ एमआरआई स्टडीज के अंदर पता चला था। स्पाइनल कॉर्ड लेमिनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ बेसिकली एनाटॉमिकल डिस्टिंक्शन है, जो कि सबसे पहले रेक्स ने कैट के जो क्रॉस सेक्शनल स्पाइनल कॉर्ड थी उसके अंदर डिफरेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया था। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ जनरलाइजेशंस हैं, जैसे अनमाइलिनेटेड फाइबर्स यूजली मोस्ट सुपरफिशियल लेमिना 1 और 2 में टर्मिनेट होते हैं। इसी तरीके से ए डेल्टा फाइबर्स लेमिना 1 और लेमिना 3 से 5 तक टर्मिनेट होते हैं। लेमिना 1 का कॉमन नेम मार्जिनल न्यूक्लियस है, जबकि लेमिना 2 का कॉमन नेम सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा है, जो कि मैंने आपको शुरू में ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे पूछा था। ये एक हिस्टोपैथोलॉजिक सेक्शन है जिसमें आपको इसके मुख्तलिफ एरियाज डिलीनिएट होते हुए पता चल रहे हैं। रेड फाइबर्स इसमें आ रहे हैं जो कि बेसिकली अफरेंट फाइबर्स हैं। ए डेल्टा, ए बीटा और ए डेल्टा और सी फाइबर्स यहाँ पे सिनेप्स करते हैं, यहाँ से फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं ऑल द वे टू द थैलेमस। Now, the physiology of sympathetic pain. Basically, sympathetic pain is also type of the neuropathic pain और बहुत ही resistant होता है treatment से, and it occurs as a result of abnormal processing of information in the spinal cord, leading to abnormal sympathetic outflow to the injured extremity. तो इसमें नॉट ओनली ये कि एनाटॉमिक एसोसिएशन हो जाती है, बल्कि फिजियोलॉजिक एसोसिएशन भी होती है। Sympathetic postganglionic neurotransmitter noradrenaline can exert its effect anywhere along the pathway from free nerve endings to the dorsal root ganglion. तो एक तो इसमें आ गई बात न्यूरोट्रांसमीटर की। सेकेंडली, in response to injury, nociceptors at neurons express adrenoreceptors, making them more responsive to noradrenaline. यानी ऑलरेडी मौजूद नोसिसेप्टर्स की इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन हो जाती है न्यूरॉन्स पे, जिसकी वजह से जब भी सिंपैथेटिक सर्ज होगा तो नॉरएड्रेनालिन की रिलीज होने की वजह से वो जो न्यूरॉन्स वहाँ पर मौजूद हैं उनकी ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी। इसके अलावा ये कि डॉर्सल रूट गैंग्लिया आफ्टर नर्व इंजरी कम इनटू कांटेक्ट विद दी सेंसरी न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से सोमैटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की आपस में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। इसके अलावा एक और फिनोमेना इन्वॉल्व है सिंपैथेटिक पेन के अंदर, दैट इज बेसिकली ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द अफरेंट नर्व टर्मिनल्स, जिसकी वजह से जब ब्लड सप्लाई वहाँ पे अल्टर होती है तो वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आल्सो इंक्रीजेस। इसके मुख्तलिफ सिम्टम्स और साइंस हैं, जैसे देर वुड बी एबनॉर्मल रेगुलेशन ऑफ वैस्कुलेचर, देर वुड बी एडीमा देयर, डिस्कलरेशन होगी,
चेंजेस इन स्वेटिंग होगी, बिकॉज स्वेटिंग हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मीडिएटेड होती है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। टेम्परेचर चेंजेस आएंगी, ट्रॉफिक चेंजेस आएंगी, इसी तरीके से रिड्यूस्ड मोटर एक्टिविटी भी वहाँ पे हो सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ पेन और एज अ रिजल्ट ऑफ दीज फिजियोलॉजिक चेंजेस। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेन की फिजियोलॉजी के अंदर है, दैट इज अबाउट द पेन मैट्रिक्स। तो पेन मैट्रिक्स जैसे कि इस डायग्राम में आपको मुख्तलिफ एरियाज हाईलाइट हुए हुए नजर आ रहे हैं, इसमें सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, इंसुला है, सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसके अलावा थैलेमस के डिफरेंट रीजन इन्वॉल्व हैं। एनाल्जेसिया जब आप पेशेंट को देते हैं तो बेसिकली एनाल्जेसिया एट द लेवल ऑफ द सुप्रा स्पाइनल लेवल यहाँ पर एक्ट करता है। इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं लैटरल और मीडियल पाथवे में। एक केस स्टडी है मुख्तलिफ पेशेंट्स की, जिसमें जब पेशेंट्स को यूनिलैटरल इस्केमिक डैमेज किया गया था टू द इंसुलर कॉर्टेक्स, उसके बाद पेशेंट्स ने एसिम्बोलिया एग्जिबिट किया, विच इज़ बेसिकली कि उन्होंने, जैसे अगर एक पेशेंट को आप पेनफुल स्टिमुलस देते हैं तो वो उसको उस स्टिमुलस से खौफ आना शुरू होता है या वो उस स्टिमुलस को अवॉइड करना शुरू करता है। लेकिन इन पेशेंट्स ने उस रिस्पॉन्स को सिर्फ पेन तो फील किया, लेकिन उसके साथ जो इमोशनल एस्पेक्ट था उसको एग्जिबिट नहीं किया। दैट वाज बेसिकली ड्यू टू डैमेज ऑफ द इंसुलर कॉर्टेक्स। मोर ओवर, ये कि दीज पेशेंट्स फेल टू लर्न अप्रोप्रिएट एस्केप और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज इन रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलाई। तो जो पेन की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी शुरू में, क्या ये एसपी की डेफिनेशन है कि उसमें हर उसके वर्ड के पीछे एक फिजियोलॉजिक प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो उसका यही मकसद था कि सिर्फ एक सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि पेन होगा तो वो पेशेंट ने फील कर लिया, रादर उसके साथ इमोशनल एस्पेक्ट्स भी एसोसिएटेड हैं कि उसके जब भी उसको वो स्टिमुलस आएगा तो वो उसको अवॉइड करेगा और ऐसे बिहेवियर शो करेगा कि जिसमें उस स्टिमुलस की अवॉइडेंस होगी और साथ में उसके साथ इमोशनल कंपोनेंट्स भी इसके इन्वॉल्व होंगे। Similarly, there is an important concept about the on-off cells of the rostral ventromedial medulla. ऑफ सेल्स हमेशा एक्टिव होते हैं कि जब भी नोसिसेप्टिव इनपुट पेशेंट को दिया जाता है, जबकि ऑन सेल्स तब होते हैं जबकि उनको नोसिसेप्टिव इनपुट दिया जा रहा हो। तो ऑफ सेल्स का बेसिकली काम है टू डिक्रीज द पेन, जबकि ऑन सेल्स का काम है फॉर द इनहिबिशन। जब आप पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं तो ऑफ सेल्स के ऊपर वो बेसिकली जाके ऐड करती है एट द लेवल ऑफ द वेंट्रोमीडियल मेडुला। इसी तरीके से शुरू में एक सवाल किया था कि क्या प्लेसिबो से एनाल्जेसिया अचीव हो सकता है या नहीं। प्लेसिबो का रोल इन acute and chronic pain is negative because of the ethical reasons, uh, at all ethically acceptable। लेकिन कुछ लिटरेचर रिपोर्ट करता है कि प्लेसिबो से एनाल्जेसिया अचीव हो सकता है, और ये क्यों है? इट इज़ बेसिकली सेड टू बी ड्यू टू दी ओपियोइड एंडोजेनस ओपियोइड सिस्टम की वजह से एक्टिवेशन से ये होता है। ऑल्दो लगेगा ऐसे जैसे पेशेंट को इन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द एंडोजेनस ओपियोइड्स पेशेंट को एनाल्जेसिया अचीव हो। सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है। पेट स्टडीज की गई थी फॉर दिस प्लेसिबो कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया या प्लेसिबो मीडिएटेड एनाल्जेसिया, तो उसमें भी पता चला था कि it is because of the activation of the endogenous opioid as well as the pain matrix activation, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि उन एरियाज के अंदर एक्टिवेशन होती है जिसकी वजह से उन पेशेंट्स को एनाल्जेसिया अचीव होता है। इसके अलावा कुछ थ्योरीज हैं जो कि पेन मल्टीपल हैं, जो कि 1900 और 1800 के टाइम से बताई जाती थी, लेकिन अभी करंटली एक चीज़ें जो कि लिटरेचर में रिपोर्ट होती हैं और मुख्तलिफ एप्लीकेशन उसकी बताई जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ द गेट कंट्रोल थ्योरी जो कि 1965 में बताई गई थी, और सेकेंड वन इज़ द बर्साइल ऑफ पेन। ये आजकल की लेटेस्ट और करंट थ्योरी है जिसकी बेसिस पे क्रॉनिक पेन को प्रैक्टिस किया जाता है। ये क्या है ये मैं आपको भी बताता हूँ। आपके सामने एक पिक्चर एविडेंट है जिसमें एक पूरा
ऑल द वे टू दी ब्रेन, और एक रोड पे एक छोटी गाड़ी जा रही है और बेसिकली अ डल पेन। तो डल पेन, अगर यहाँ से बड़ा ट्रक गुजर जाता है तो यहाँ से जो छोटी गाड़ी आ रही है जो कि शार्प पेन है, उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो डल पेन कंटिन्यूज टू बी प्रोपोगेटेड ऑल द वे टू दी ब्रेन, जबकि छोटी गाड़ी जो कि शार्प पेन है वो टोल गेट पे रुक जाती है। दिस इज बेसिकली द गेट कंट्रोल थ्योरी, which is said as large fibers can prohibit the impulses of pain communicating with the brain. In this way, large fibers create a hypothetical gate that can open or close the system to pain stimulation. जितना बड़ा यहाँ से ट्रक डल पेन कब गुजरेगा, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज टेंस, जो कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है, किसी भी अक्यूट या क्रॉनिक पेन में यूटिलाइज की जाती है। इलेक्ट्रोड्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के, जो कि आपको मोस्ट पेनफुल एरिया पे आप वहाँ पे अटैच कर देते हैं, एंड यू ऑन द मशीन एक छोटा एक करंट आप उस पर देते हैं, तो वो जो करंट है वो प्रोपोगेट होता है ऑल द वे टू द स्पाइनल कॉर्ड, और इट प्रिवेंट्स द पेन प्रोपोगेशन ऑल द वे टू द स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी वजह से जब तक उस को आप स्टिमुलेट करते रहे नहीं करता। इसमें फिर मुख्तलिफ टाइप्स के मॉडिफिकेशन है। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी, यानी कुछ घंटों के लिए भी एनर्जीजा अचीव हो सकता है, जबकि इन अदर केसेस ये इफेक्ट कुछ मिनट्स या आवर्स तक रह सकता है। The other one is the biopsychosocial model, जिसकी जो कि फाउंडेशन है आजकल क्रॉनिक पेन, ऑल्सो फिजिकल एज वेल। बायोलॉजिक फेनोमेना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लो बैक पेन का पेशेंट आता है और उसको कोई स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस है या कोई फॉर एग्जांपल रप्चर डिस्क है, तो वहाँ से इन्फ्लेमेशन या कंप्रेशन ऑफ द नर्व्स तो हो रही होगी, लेकिन साथ में अगर एक पेशेंट है जो कि मोर ऑफ द टाइप ए पर्सन है, बहुत छोटी बातों को या अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, और साथ में उसकी फैमिली अगर फॉर एग्जांपल सोशली वो उसके साथ इतनी कोऑपरेटिव नहीं है, तो एज अ कंबाइंड ये तीनों मोडालिटीज़ मिल के इसकी सफरिंग बताएंगी, जिसकी वजह से एक उसी टाइप की पेन का पेशेंट, यानी जिसको उसी टाइप की स्पाइनल स्टेनोसिस होगी, उसके पेन में और इस वाले मरीज के पेन में बहुत डिफरेंस होगा। तो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट और सोशल कंपोनेंट तीनों मिलकर उसकी सफरिंग को constitute करेंगे। दिस इज द करंट मॉडल ऑफ द प्रैक्टिस इन द chronic pain. लास्टली मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो कि नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। पेन की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, ये बेसिकली स्क्रीनशॉट है आईयूएसपी की वेबसाइट का। एलोडाइनिया, एनाल्जेसिया से लेकर यूनिमोडल ट्रीटमेंट तक इन सब की डेफिनेशन स्पेसिफिकली बताई हुई है। एनाल्जेसिया इज बेसिकली, इसको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये रहे कि इनमें से कोई भी definition is not a diagnosis or it does not tell you the underlying mechanism, but it is just basically a term to denote a different process being involved, या मरीज की जो underlying pathophysiology को explain करने के लिए term है ये। Underlying mechanism can be totally different or it can be a mix of different components. So analgesia is said to be the absence of pain in response to a stimulation which would normally be painful. इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एनेस्थीसिया डोलोरोसा इज अ पेन इन एन एरिया दैट लैक्स सेंसेशन। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट और मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट को डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट वो होती है कि जिसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन या मुख्तलिफ फील्ड, जैसे फॉर एग्जांपल पेन फिजिशियन, साइकाइट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट की पेन को अप्रोच करते हैं और हर एक पेशेंट की पेन को अपने लेवल से, अपने गोल से डील करता है। तो ऑल्दो तीनों डील तो उसी पेन को करें, लेकिन हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक कॉमन गोल भी पेशेंट की पेन की रेडिकेशन है, लेकिन द गोल
के वो जो गोल है उसके मीन्स में नॉट यूनाइट टुगेदर, जबकि इंटरडिसिप्लिनरी में यही तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में फेस टू फेस मीटिंग्स भी करेंगे और आपस में इन कम्युनिकेशन रहेंगे विद द कॉमन एम ऑफ एरेडिकेटिंग द पेन। इसी तरीके से मैंने एक और किया था, जैसे व्हाट इज यूनिमोडल ट्रीटमेंट। तो यूनिमोडल ट्रीटमेंट यही है कि कोई भी एक मोडालिटी से किसी भी पेन के पेशेंट का इलाज किया जाए। इट दिस मोडालिटी वुड नॉट ओनली बी दी फ्रॉम अ सिंगल discipline of medicine, but also from a single type of agent that is utilized for the pain eradication। जैसे सिर्फ और सिर्फ फार्माकोलॉजिकल मोड यूज करना या सिर्फ और सिर्फ इंटरवेंशनल मोड यूज करना फॉर एराडिकेशन ऑफ पेन। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म इनमें है नोसिप्लास्टिक पेन की। It is basically pain due to altered nociception despite no clear evidence of actual or threatened tissue damage, but there is activation of peripheral nociceptors. It can be a combination of nociceptive as well as nociplastic pain. So ये कुछ important terms हैं। बाकी terms को आप खुद से भी study कर सकते हैं कि उनकी understanding के लिए not only from the understanding but as well as for the examination, because ये इस टाइप की चीजें आपके टेबल वाइवा या लॉन्ग क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। That's it. Thank you so much, Dr. Osama. Such a comprehensive और बहुत ही अच्छी आपने presentation दी on such a rough topic, मतलब anatomy, physiology, ये pain के हवाले से जो भी topics होते हैं mainly वो थोड़े dry topics होते हैं। तो you have presented it so very well. Thank you so very much. अच्छा, इसमें बाकी जो लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो IASP की definition है जो डॉक्टर सामा ने बताई थी, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं इस साल में 2020 में। उन लोगों ने जो IASP है जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन है, उन्होंने एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई थी टू चेंज दी और मेक चेंजेस इन दी डेफिनेशन ऑफ पेन। तो वो अभी 2020 की जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो है तो प्लस माइनस सेम, लेकिन उसमें उन्होंने 2-3 चीजें चेंज की। वो ये है कि इट इज एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद और रिजेंबलिंग दैट एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। जो एसोसिएटेड विद और इन द टर्म्स ऑफ सच वो था, वो उन्होंने हटा दिया, उसकी जगह रिजेंबलिंग दैट लिख दिया है। तो वो अपडेटेड उनकी या रिवाइज्ड डेफिनेशन है जो कि अभी टेक्स्ट बुक्स में नहीं आई है, लेकिन अभी उनकी वेबसाइट के ऊपर और उनकी जो बाकी की कमेटीज है उसमें इनकी ये न्यू डेफिनेशन आ गई है। बाकी ये है कि जो हमारे नेक्स्ट कमिंग अप टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह आगे के, उनमें पेन असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट है, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स फॉर एक्यूट पेन मैनेजमेंट है जिनमें अपर एंड लोअर लिम्ब ब्लॉक्स दोनों आ जाएंगे, इंडिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस और सारी चीज़ों के साथ। सोमैटिक नर्व ब्लॉक ऑफ क्रॉनिक पेन है, सिंपैथेटिक नर्व ब्लॉक इन क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट है, क्रॉनिक लो बैक पेन है जो कि IASP की साल की थीम भी है, और कैंसर पेन है। तो इंशाल्लाह हम लोग ये जो आगे के टॉपिक्स हैं ओवर एवरी वेडनेसडे वी विल कवर दीज टॉपिक्स। Now over to Dr. Amir Furqan for further. Thank you, everyone. Thank you so much, Dr. Asma and Dr. Osama. Wonderful presentation. In much detail, you have discussed these topics, and more than 50 participants have participated in this session. Any question, anybody wants to make a comment about this session, you are more than welcome. We have 8 minutes to go, and then we'll close. आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं जी। डॉक्टर तनवीर ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, ही इज फ्रॉम यूके प्रैक्टिसिंग, एंड डॉक्टर तनवीर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग और मेक अ कमेंट? जी डॉक्टर आमिर, सबसे पहले आपकी कोशिशों को सलाम। आप अजीम काम कर रहे हैं सर, माशाल्लाह। एक ही फोरम पे जो लेटेस्ट हैं और एक कम्प्रीहेंसिव जो पूरी हमारी एनेस्थीसिया और पेन की सोसाइटी है वो इस पे है। और डॉक्टर उसामा, वंडरफुल वंडरफुल लेक्चर,
It was really great. जी डॉक्टर Okay. Anybody else? Do we have residents on this forum? If residents हैं, तो can residents can ask questions from Dr. Sama or Yes. anyone? May I ask a इसमें जो question, take Yes. जी, इसमें जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि एक तो ये कि आप लोगों को जो डेफिनेशन है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं जो टेक्सोनॉमी है टेक्सोनॉमी इज बेसिकली आईएसपीज डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स तो वो अगर आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो फिर प्लस इसकी जो पेन की खुद की डेफिनेशंस हैं कि एक्यूट पेन क्रॉनिक पेन जो उसके पेन पाथवे है जो उनकी मॉड्यूलेशन कहाँ होती है ट्रांसमिशन कैसे होती है जो उनके बेसिक एलिमेंट्स हैं अगर वही आप लोगों को अभी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है या जो हमारे जूनियर लेवल के हमारे रेजिडेंट्स हैं कोलीग्स हैं उनको ही समझ में आता है तो आगे जो हमारी डिफरेंट क्लासेस होंगी जैसे कि पेन की ट्रीटमेंट है तो उसमें फिर ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जब किसी एक जैसे सोमैटिक पेन है तो अगर आपको फिजियोलॉजी पता है तो आपको ये पता होगा कि एनसेड्स हैं तो वो कहाँ यूज करने हैं नारकोटिक्स हैं वो किस लेवल पे जाके एक्ट करते हैं तो कैसे पेन रिलीव होता है या पैरासिटामोल या दूसरे एडजंक्ट से वो कहाँ पे एक्ट करते हैं और किस पेन के पाथवे पे किस क्या फोकस उनका होता है तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग मोर कि अच्छा किस चीज के लिए कौन सी दवा देनी चाहिए और कौन सी इंपॉर्टेंट है जी डॉक्टर अजहर आप कुछ पूछ रहे थे आप जी सॉरी मैम, मैंने थैंक यू उस सो वक्त मच. दिस वाज रियली अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन. क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली जो है ना पेन ना इतना पढ़ाया जाता है ना ही पढ़ने का इतना शौक भी होता है. छोटी सी आई एम श्योर यू विल कवर दिस एस्पेक्ट आल्सो, लेकिन हल्की सी बात आपके जहन में दे दूं कि अब हमारे जितने भी रेजिडेंट्स हैं या उनका अपकमिंग एग्जाम्स हैं तो जिस ये जो सीरीज हुई है कंटिन्यू हुई है तो एग्जाम ओरिएंटेड भी कोई अगर बीच में पॉइंट और इन्फेसिस अगर दिया जाए तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम. थैंक यू जी जी बिल्कुल जी इंशाल्लाह क्योंकि हमारा ये वाला टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक था तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया था उसको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग और उसके लिए ही था पर इंशाल्लाह जो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा क्लिनिकल बेस्ड हैं कि असेसमेंट क्या है या उसमें नारकोटिक्स और ड्रग्स वगैरह कौन सी है तो इंशाल्लाह उसमें हमारे हैं कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनमें हम केस सिनेरियोज भी हैं और एमसीक्यूज भी होंगे ताकि वो रेजिडेंट्स को समझ में आ सके और ज़्यादा हमने कोशिश ये की है कि उसमें जो सीपीएसपी के एग्जाम से में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियसली वो हम उसमें डालें ताकि जो जूनियर्स हैं उनको ये आइडिया हो कि पहले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे ताकि वो उस पैटर्न को भी फॉलो कर सकें और क्योंकि अब तो एमसीक्यू ज्यादातर हो गया है लेकिन जो एससीक्यूज पहले आते थे वो हेल्प आउट कर सकते हैं आईएम में या टोक्स वगैरह में तो इंशाल्लाह वो होपफुली उसमें इम्प्लीमेंटेड होगा थैंक यू सो मच. एंड यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं. डॉक्टर आमिर डॉक्टर अख्तर वहीद खान का मैं नाम देख रही थी ही इज आल्सो ज्वाइंड इन तो सर आपको प्रेजेंट. तो सर अगर सर कुछ कहना चाहें तो प्लीज सर अनम्यूट करें and if you want to add something. As a host, you can yes. unmute him. Well, yeah, I think I have done it. Ji sir. Can you hear me? Can you hear me now? Ji sir. Well, lot of things I can tell you very frankly that has gone over my head. I have forgotten. But one thing which I remembered, which was in my prime time, was gateway theory, which I remembered. Yes, it was. But at the moment, I did not remember anything. So, it's okay, sir. Well, all of you, I'm very proud of all of you. This gentleman from Multan, I have praised him a lot. Asma, perhaps you don't know, I'm an Syrian. I did my MBBS from National Medical College, Multan. No. ये नहीं रिकॉग्नाइज करते ये हजरत हमारे लिए प्राइड की बात. नहीं मैं I will continue but I will say certainly आसमा आप फरकान साहब आपसे भी कह रहा हूँ कि
I was very keen right from the very beginning. The, the relief of pain was very primitive in England during my time when I was there, from 67 to 73. Except that you give these bolus doses. Now your IT has advanced everything. You can give continuously a syringe pump with this pump and that pump. So I will personally request, because I can see here in the local hospital where I've been working, because of Corona, I have stopped going for 18 months now because of my advanced age also. So please do have some session on that, because they have got everything here. Even PCA apparatus. PCA was never used there, but everything was there. You have to educate the patient and did everything. Unfortunately, in SIOT, they did not use it. Even I am to be blamed also, because I did not get enough time to do all that. PCA, one person who might be, or if Asma knows him probably, जी is सर Kashif. Kashif, now he has migrated to England with his जी dermatologist काशिफ wife. काशिफ काशिफ इकबाल Yes, सर Kashif, that's right. He was there in there. And he was really very good, but he stayed for a very short time there in SIUT. So you do consider my request that some practical things also for the people who are working post-operatively, they hardly bother about things. Whether the patient is jumping about or whatnot. So I hope I've said something which what you would जी like to सर say. आई एम श्योर कि डॉक्टर आमिर के पास भी कोई बिकॉज डॉक्टर आमिर इज वेरी डायनामिक इन दीज कोर्सेज बट Amir, जो अभी रिसेंटली आईएसपी की अभी हम लोग को ग्रांट भी मिली है वो भी पेन एजुकेशन के ऊपर ही है और उसमें जो हम नर्सेस को एजुकेट करेंगे बेसिकली so it will be a 6-day online course which will be followed by a 1-day workshop of limited participants like 10 courses हम करवाएंगे 25 participant in each workshop so जो workshop है उसमें यही जो initial management जो nurses होती हैं as an initial responders to pain उनको हमें सिखाना है जिसमें पेन असेसमेंट है पीसीए पंप्स हैं ड्रग डाइल्यूशंस हैं और इसी तरह एपिड्यूरल में जो असेसमेंट करते हैं आफ्टर इंसर्टिंग एन एपिड्यूरल कैथेटर तो जो वार्ड की असेसमेंट होती है नर्स की वो है तो वो हम वर्कशॉप में सिखाएंगे oh, फॉर that's दी great, एचओडी Asma. नर्सेस That's great. That's great. I could not do all उसमें that उसमें ये to कराची my में ही है या satisfaction. हम दूसरे सिटीज में भी इसको अवेल कर सकते हैं? फिलहाल तो ये कराची के लिए ही है इसलिए क्योंकि ये 1 साल की ग्रांट थी तो वी हैव टू प्रिपेयर अ कोर्स इन नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स जिसको फाइनलाइज करना है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो फिर हम एवरी मंथ कराएंगे तो फिलहाल तो हमने कराची के लिए ही रखा है बट वो ग्रांट वाला पोर्शन है लेकिन जब वो ग्रांट खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली आई एम इंटेंडिंग टू एक्सपैंड इट टू द अदर सिटीज हुएवर इज इंटरेस्टेड दे कैन कांटेक्ट मी ताकि हम जो भी जहाँ पे भी होगी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का तो कोई इशू नहीं है एनीवन कैन जॉइन इन बट जो वर्कशॉप होंगी जिसमें हमें हैंड्स ऑन सिखाना है वो जाहिर बात है वो फिर हम जयालुद्दीन यूनिवर्सिटी में ही कर रहे हैं तो वो लिमिटेड लोगों के लिए होंगी कीपिंग इन माइंड कि कोविड भी है और एसओपीज को भी फॉलो करना है तो वो हमने उसी एसओपीज के साथ रखा है ताकि अगर कोविड पेंडेमिक राइज पे भी हो तो किसी को इशू ना हो और उससे कोई कोई मसला ना हो किसी को तो लेकिन ये कि इंशाल्लाह ये खत्म होगा ग्रांट तो उसके बाद फिर जो है हमारा प्लान है कि इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड डॉक्टर आमिर यू कैन आल्सो वी कैन आल्सो कोलैबोरेट इन दैट बिकॉज़ यू आर ऑल एक्टिव इन दीस तो व्हाई नॉट श्योर Thank you so much, everybody. Here we are going to break थैंक up यू and या we'll see tomorrow at 9. चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों से सबसे फिर बाकी के टॉपिक्स पे इंशाल्लाह दिख रहे हैं सुल्तान से कराची से ये सब सारा ये उस पर हो रहा था पेड़ के बारे में